नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 6। बच्चों इस पाठ का नाम है निसर्ग वैभव। बच्चों एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो बच्चों वो इस तरह से है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 कोसानी उत्तराखंड में हुआ था और ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं बच्चों। छायावादी युग के तो ये 4 स्तंभों में से एक हैं और प्रकृति ने ही कविता लिखने की इन्हें प्रेरणा दी है हमेशा। और साहित्य के तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। बच्चों ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बड़े सुपुत्र श्री अमिताभ का नामकरण भी इन्होंने ही किया था बच्चों, जानते हैं आप। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। वो इस तरह से हैं: काव्य संग्रह, वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद आदि। और उपन्यास हैं हार, आत्मकथात्मक संस्मरण है 60 वर्ष, एक रेखांकन। बच्चों इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है। ये निसर्ग वैभव जो प्रस्तुत कविता में महाकवि पंत जी ने प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही मनोहारी एवं अद्भुत वर्णन किया है और इस प्रकृति के प्रत्येक अंश में सौंदर्य भरा पड़ा है। उस अनुभूति का एहसास मनुष्य को तभी होगा जब वह प्रकृति की ओर आकर्षित होगा। ये इस प्रस्तावना में इस काव्य में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं काव्य को। वो इस तरह से है। कविता निसर्ग वैभव। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी पे, लिपटी धूप छांव में निहस्वर। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि पंत जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रकृति के जो सुकुमार हमारे कवि हैं वे जानते हैं कि प्रकृति जगत में सौंदर्य बिखरने वाला हमारा ईश्वर ही है। अतः कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है, जैसे कि पहाड़ों की चोटियों पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है ऐसा लग रहा है और उसके छांव में स्वयं को वे चुपचाप लिपटाए हुए पा रहे हैं। वे यहाँ पर धूप और छांव का मानो मिलन कर रहे हों। तो इस तरह से कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वो इस तरह से है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, सलक्षण संगीत स्रोत सी, अहरर वनभू मरमर। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं कि सलक्षण का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे मधुर कहा जाएगा उसे। और अनिल यानी पवन होता है, अहरर यानी प्रतिदिन। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से धूप और छांव का मानो मिलन हो गया था, तो वायु भी सर्वत्र जैसे बह रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसके स्पर्श से हमारी जो हरी घास के लिए यहाँ पे शब्द क्या आया है, देखिए तृणदल। तो जो हमारी हरी घास है वो पुलकित यानी रोमांचित, खुशी यानी रोमांचित सी हो गई है। नदी हमारी कैसी हो गई है, मधुर संगीत का गान करती हुई स्वच्छंद बह रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर वे कह रहे हैं कि प्रतिदिन पत्तियों की मरमर आवाज और प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन भू उठा रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि इस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोमल। तो बच्चों इन पंक्तियों में मुकुल शब्द आया है यानी कली के बारे में कहा गया है और पल्लव यानी पत्ते। और चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। वो इस तरह से है कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। इस तरह से बताया है कि उनकी ज्वालाएं
फूलों का रंग रंग ज्वालाओं का निर्माण कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उन्हें देखकर मनुष्य के आंखों की तृप्ति हो रही है मानो, यानी मनुष्य के आंखों को जिसे ठंडक मिल रही हो। और भौरे जो हमारे मधु पीते हैं, गुंजन भर कर रहे हैं, वो भौरे भी अपने दल के साथ, ग्रुप के साथ आकर गुंजन कर रहे हैं। और वे फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हो। और लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वे भी फूलों पर मंडरा रही हैं तितलियां। ऐसे में दूर किसी पेड़ की पत्तियों की छांव में बैठकर हमारी जो वन प्रिय कोयल रुक रुक कर अपना गीत गा रही है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से है। लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, दूरारोह भांति डाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रकृति की जो सुषमा यानी मनोहर वर्णन जो करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि आसमान में सर्वत्र नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण क्या हो रहा है, नीले रंग की छाया दिखलाई पड़ती है। और उस नीले रंग की छाया ने सूर्य की जो हल्की किरणों को अपने आप में समा लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सूर्य के किरणों का जो सुनहरा रंग है वो नीली छाया के साथ एकाकार हो गया हो, ऐसा लग रहा है। इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नीले व सुनहरे रंग का आवरण निश्चल तरंग की तरह आसमान में निर्माण हुआ है। ऐसे में सवेरा होने से पहले सर्वप्रथम सुनहरी किरण सर्वत्र छा जाती है, मानो ऐसा लग रहा है उसका अभिनंदन करने के लिए उषा तैयार हो जाती है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सांझ भी उत्सुक रहती है, इसीलिए वह वहीं आकर छिप जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा उषा जो है वो निर्जन वन में संध्या को भी वंदन कर रही है। अगली पंक्तियां इस तरह से बच्चों, अपलक तारा पथ शशि मुख का, बनता देखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ कवि पंत जी कहते हैं कि संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है और आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखलाई देने लगते हैं। और उनके साथ चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है। और इस उस पूर्ण रूप में आसमान में बहुत ही सुंदर तारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वह एक दर्पण ही हो, जिसमें असंख्य तारे अपने आप को निहार रहे हो। रात्रि के समय पर्वतों पर बहने वाली वो हवा भी पर्वतों के कंधों पर सो जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से हैं। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वह चित्र, भरा पर्वत जीवन में। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतों पर जो दिखलाई देने वाली ये प्राकृतिक सुषमा सभी को क्या कर रही है, सम्मोहित कर लेती है। सचमुच पर्वत जीवन में अद्भुत एवं अनोखा विस्मय भरा पड़ा देते हैं। रात्रि के पश्चात फिर से सवेरा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से है। खग चखते फल, कुतर रही गिलरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी जो है फल चखना शुरू कर देते हैं, गिलहरियां नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती हैं, और धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं। बच्चों चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वत पर जो बिखरी हुई प्राकृतिक सुषमा का आनंद लूटते समय कवि को सहज ही एक बात याद आ जाती है। वो ये
कि जड़ जीवन में यानी इस प्रकृति के अपार सौंदर्य जो भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है? उसका मन विषणता से भरा क्यों पड़ा है? कवि का यहाँ पर प्रश्न निर्माण होता है। अगली पंक्तियां इस तरह से हैं। मनोज प्रकृति का करना, फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में, सीमित केंद्रित क्षीण हो गया विश्व चेतना से, मानो मन निश्चित। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि मनुष्य से कहना चाहते हैं कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है, शायद इसलिए कि उसे क्षुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ। बच्चों, इस काव्य से दृष्टि से कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि लक्षण, मधुर, अनिल, पवन, अहरर, प्रतिदिन, मुकुल, कली, मझधार यानी बीचों बीच यानी लहरों के बीच कहा गया है, शैल यानी पर्वत और समीरण मिस पवन, और मरकत यानी पन्ना एक रत्न का नाम है, और निर्जन यानी वीरान, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, वैचित्र यानी अनोखापन, और गिरी शिखर यानी पहाड़ों की चोटियों को कहा गया है। वनभू यानी वनभूमि जंगली प्रदेश को कहा गया है। मरमर यानी पत्तियों के हिलने की आवाज को कहा गया है, और शीतल यानी ठंड, उषा यानी सुबह होने से पूर्व जो आसमान में सूर्य की जो लाल आभा फैल जाती है उसे कहा गया है उस समय को। खग यानी पक्षी, जड़ जग यानी सृष्टि, और चेतन जग यानी संसार, विष्णु यानी व्यथित या निराश होना। तो इस तरह से इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को बहुत ही उपयोगी पड़ सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इस निसर्ग वैभव को आप समझ सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद ही आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आगे ज़रूर शेयर करें, और हाँ, आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।